नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज से 12th कक्षा की क्रैश कोर्स का शुभारंभ हो रहा है। क्रैश कोर्स में 12th कक्षा जो अगले वर्ष एग्ज़ाम होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उससे संबंधित ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। कोरोना काल में बच्चे सही से 12th का क्लास नहीं कर पाए या क्लासेस नहीं चला, जिसके कारण बच्चों का क्लास बहुत ज़्यादा मिस हुआ, बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। तो गया गाइडेंस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपका जो है पूरा सब्जेक्ट, मैं तो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो कम से कम समय में आप लोगों का ज्योग्राफी मैं कवर करा दूं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन व्यू, आपका जो परीक्षा आप दोगे अगले साल, उसके मद्देनज़र ये पढ़ाया जाएगा। तो बस उसी के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी समाप्त कर दूं आप लोगों के लिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहेंगे। और इतना मैं बता दूं कि जो प्रश्न मैं हर एक चैप्टर में दूंगा वो वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इससे ज़्यादा प्रश्न कहीं से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12th में नहीं पूछने जा रही है। बस उसी के बीच में से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसी अनुसार तैयारी करें। ठीक है, देखो बच्चों, दूसरा चीज है कि 12th का जो एग्ज़ाम जो चल रहा है, 12th का जो एनुअल फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, उसमें आपका दो एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है सबसे पहले, उसमें सैद्धांतिक परीक्षा 70 नंबर की होती है और प्रायोगिक परीक्षा 30 नंबर की होती है। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है उसका अलग से डेट निकलता है। सैद्धांतिक परीक्षा जो कि थ्योरी परीक्षा होती है 70 नंबर का, उसका हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने, और उसी पर ये क्रैश कोर्स आधारित है मुख्य रूप से सैद्धांतिक परीक्षा पर ही। तो 70 नंबर की तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सारा इस क्रैश कोर्स में हम लोग बताएंगे। तो ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी का पेपर है, भूगोल का जो पेपर है, उसमें 70 नंबर का जो सैद्धांतिक परीक्षा होता है उसे देखोगे 2 भाग में बांटा गया है, खंड अ, खंड ब। तो भूगोल का जो खंड अ भाग है उसमें 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने? 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये पिछले साल से ये नियम लागू किया गया है। 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, कोई भी 70 में से कोई भी आप 35 का जवाब दे देना है आपको। तो उसके बाद जो है खंड ब में फिर से आपको जो है 35 नंबर का खंड ब होगा। ठीक है, तो 35 नंबर में आपको जो है खंड ब में 2 सेक्शन है, एक लघु उत्तरीय है, एक दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना है लघु उत्तरीय में, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, और कितने शब्दों में जवाब देंगे लघु उत्तरीय का? 30 से 40 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे 30 से 40 शब्द में लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा खंड ब में ही दूसरा भाग है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 3 प्रश्नों का हमें जवाब देना है, और ये 3 प्रश्न जो रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, और 5 अंक प्रत्येक प्रश्न को कितने शब्दों में हम लोग लिखेंगे? प्रत्येक प्रश्न का जवाब हम लोग 150 शब्दों में देंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे कि 150 शब्द हो जाए ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पूरा किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा 12th में, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो फिर जो है गया गाइडेंस प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल पे आप लोग आकर प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी आपका 12th क्लास में, उसमें दो पुस्तकें चलती है। ठीक है, पहला पुस्तक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसका इंग्लिश वर्जन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसका इंग्लिश वर्जन है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो 2 पुस्तक है 12th क्लास में भूगोल का। पहला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आज जो मैं ज्योग्राफी में शुरू करूंगा वो रहेगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय। ठीक है, एक जानकारी मैं दे दूं कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत
का पहला अध्याय जो है मानव भूगोल प्रकृति के विषय क्षेत्र, इसका मैं एक क्लास पहले ले चुका हूं जो कि गया गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो वहां पर जाकर इस अध्याय को आप लोग देख सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इससे जो संबंधित प्रश्न है आज मैं फिर दे दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वो विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है 12वीं कक्षा का, ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो इतने बातों के साथ मैं प्रारंभ करना चाहता हूं आज की कक्षा। ठीक है, तो ये रहा पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या मुख्य रूप से पढ़ना है कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण, वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश का मुख्य मूल धन जो होता है वो होता है मानव। अगर जो मनुष्य नहीं रहेगा तो किसी देश में धन होगा नहीं होगा, क्योंकि धन इकट्ठा करना, संसाधन बनाना वो मानव का काम है। अगर जो वो धन, वो मानव जनसंख्या शिक्षित और समझदार हो तो वो देश और ज्यादा विकास करेगा। अगर जो वो जनसंख्या अशिक्षित है, समझदार नहीं है, तो क्या करेगा, वो तो घर का बैठा हुआ धन भी खा जाएगा, है ना। घर का धन खा जाएगा तो विकास उस देश का होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जनसंख्या जो किसी भी देश का वास्तविक पूंजी जो होता है वो मानव होता है। और अब देखते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है बिल्कुल असमान है। जैसे कि यहाँ पे एक मैप हम देखे हैं, यहाँ बोर्ड पे बनाए हैं, प्रयास किए हैं, वर्ल्ड का मैप यहाँ पर बनाए हुए हैं। इस विश्व के मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि ये जो जनसंख्या है बिल्कुल असमान है। एशिया जो है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अभी विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में तो जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है कि उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि कर चुकी है। अब उस पर कंट्रोल धीरे धीरे लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। यहीं पर यहाँ पर एक ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड में जनसंख्या बहुत कम है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या एशिया अफ्रीका में ज़्यादा, तो ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जनसंख्या संबंधित एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी महोदय ने एक अपना मंतव्य दिया था। उनके अनुसार क्या कहे थे उन्होंने कि एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक हैं जहां जनसंख्या कम है, तथा ऐसे क्षेत्र कम है जहां जनसंख्या अधिक है। ये चीज सिर्फ एशिया में नहीं लागू हो रहा है, ये पूरे विश्व में आज लागू हो रहा है कि जनसंख्या कहीं बहुत कम है एशिया में तो कहीं बहुत ज्यादा है। ऐसा वो क्षेत्र है जहां जनसंख्या बहुत कम, मतलब जनसंख्या कम है किसी किसी क्षेत्र में एशिया में, किसी किसी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में, एशिया में मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो जाती है। तो क्रेसी महोदय का यही कहना था और उन्होंने एशिया के विषय में कहा था, और वर्तमान में आज जो है यही लागू हो रहा है पूरे विश्व पे। ठीक है, इसके वितरण में देखेंगे कि 90% जो जनसंख्या है विश्व का, पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, ये विश्व जनसंख्या की बात कर रहे हैं। विश्व जनसंख्या का 90% जनसंख्या जो है मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। 10% जमीन पे विश्व की 90% जनसंख्या भी निवास करती है। ये सारे सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये जो एक एक पॉइंट हम दे रहे हैं आपको, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। यहां कहीं ना कहीं से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें और याद कर लें। इसके बाद इस अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण, विश्व जनसंख्या का घनत्व, विश्व जनसंख्या का वृद्धि। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं विश्व जनसंख्या का वितरण के प्रारूप।
विश्व में जो जनसंख्या है उसका वितरण किस तरह है पूरे विश्व में, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हमने भी देखा कि 90% जनसंख्या जो है 10% भूभाग पर, विश्व के 10% भूभाग पर निवास कर रही है। और विश्व में जो है एक ग्राफ हम यहाँ पर, एक डायग्राम हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि विश्व में 10 ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितने हैं ये 10 देश में? इसमें चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। ये 10 देश हैं जहां की विश्व की, पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। 60% समझती हो ना, 60% जनसंख्या निवास कर रही है। लेकिन जब इस डाटा को आप पढ़ोगे तो देखोगे कि एशिया का 6 देश इसमें है। विश्व का, पूरे विश्व का 10 देशों में से 6 देश तो सिर्फ एशिया का है। देखो कौन सा? चीन एशिया में, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। 6 देश जो है सिर्फ इंडिया का है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? 6 देश जो है एशिया का है। तो हम लोग क्या समझेंगे इससे कि एशिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्रेसी महोदय ने भी यही कहा था कि एशिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। घनत्व क्या होता है? तुम लोग फिजिक्स, ज्योग्राफी, मैथ में पढ़ते होगे। घनत्व समझते हो ना, डेंसिटी। अब जैसे कि हवा का डेंसिटी, घनत्व कम है पानी की अपेक्षा, पानी का घनत्व ज्यादा है ना, तब तो वो लिक्विड है। और पानी से ज्यादा घनत्व लोहे और लकड़ी का है, तब तो वो सॉलिड है ना। तो जिसका घनत्व जितना ज्यादा रहेगा वो ज्यादा कंप्रेस्ड रहेगा, आपस में चिपका हुआ रहेगा। तो विश्व में जनसंख्या का घनत्व उसी तरह, किसका घनत्व? मानव का। जनसंख्या मीन्स मानव का घनत्व जो है कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व। देखो पहले इस मानचित्र को देखो, ये विश्व की मानचित्र है। वर्ल्ड मैप में हमने दिखाया है कि जो सबसे गहरा पीला रंग है, ठीक है, ये चीन है, ये भारत है। यहां पर जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है, मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा। भारत की जनसंख्या पता है ना तुम लोगों को, है ना। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ से ज्यादा है। तो 1 अरब से ज्यादा चीन और पाकिस्तान। उसके बाद जो पीला रंग का ये दिख रहा है, यहां की जनसंख्या जो है 999 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह डेंसिटी ये दिखाया जा रहा है, जनसंख्या का घनत्व। रंग जो है जनसंख्या का घनत्व दिखाया है, हार्ड पीला, उसके बाद पीला, उसके बाद जो है फिर उससे हल्का जो पीला है, उससे हल्का पीला देखो यहाँ पे है, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, वहाँ है। फिर जो है ग्रीन में आ गया, ग्रीन में तुम्हारा यूरोप में, उसके बाद अफ्रीका का कुछ देश है। उसके बाद फिर ब्लू कलर का जो है उससे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व करीब हो जाता है 74 से 500 करोड़ के बीच में। ब्लू वाले कलर का जो भी जनसंख्या घनत्व है वो 74 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में हो जाता है। उसी तरह धीरे 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 देखेंगे हम लोग कि जो कलर है उसके अनुसार जनसंख्या घटते जा रहा है। घटते घटते सबसे कम जनसंख्या जो है लाइट एकदम बिल्कुल स्काई कलर का जो दिख रहा है वहाँ का जनसंख्या हो जाता है 1 करोड़ से भी कम, जो कि ग्रीनलैंड का जनसंख्या, सॉरी 1 करोड़ से भी कम, जो कि ग्रीनलैंड का जनसंख्या है। बहुत ही कम जनसंख्या है वहाँ का। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व किस तरह फैला हुआ है ना। तो जनसंख्या का घनत्व क्यों हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होने से, अभी हमने बताया कि मानव जो है किसी देश का धन है, उसका वहाँ का मूल धन है ना, मूल संपत्ति है, उसी पर जो है हमारा देश, किसी भी देश का विकास हो सकता है। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि अधिक जनसंख्या होना, अधिक जनसंख्या घनत्व होना किसी भी देश के लिए हानिकारक हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन एक सीमित
नेचर जो दिया है, प्राकृतिक जो है दिया है, वो बहुत ही सीमित अवस्था में दिया है संसाधन। जैसे जमीन से हम लोग उपज जो लेते हैं, खेती से, कृषि से जो उपज होता है, धान, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी वगैरह का उपज जो हो रहा है वो सीमित हो रहा है। लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होने से वो क्या हो, हम लोग को पूर्ति पड़ पाएगा? नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा जनसंख्या के लिए। तो जनसंख्या के लिए बहुत जरूरी है कि जनसंख्या संसाधन के साथ समानांतर बना के रखें। इसलिए हम लोग जनसंख्या घनत्व के विषय में पढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या बहुत ज़्यादा किसी देश का, राज्य का, किसी क्षेत्र का या अपने घर का भी। तुम्हारे घर में अगर जो 5 लोग हैं, 5 लोग बाहर से आके बस जाएंगे तो 10 लोगों का जनसंख्या कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा भूखमरी आ जाएगी। तुम लोग कहोगे कि कहाँ से भोजन लाएंगे इन 5 लोगों के लिए, कहाँ से आएगा इन लोगों के लिए कपड़ा, इन लोगों के लिए कहाँ रहने का व्यवस्था करेंगे। उसी तरह पूरे देश की बात करो, उसी तरह पूरे राज्य की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं। वही बात जो आपके घर में हो रहा है वही सेम चीज देश और राज्य और किसी भी विश्व में भी हो रही है बात, ठीक है। क्योंकि मानव के रहने का निवास स्थान बहुत सीमित है पूरे विश्व में। हम लोग सब मानव चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग रहें, मैदानी क्षेत्रों में रहें जहाँ कृषि से उपज ज़्यादा हो, ऐसे जगह में। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं रहेंगे, ठीक है। या ठंडे इलाके में तुमको भेज दिया जाए, रेगिस्तान में भेज दिया जाए, तो क्या रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है कि जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ठीक है। किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का जनसंख्या घनत्व निकालने का ये फॉर्मूला है। मान लो कि जनसंख्या घनत्व निकालना है मुझे किसी भी क्षेत्र का, मान लो कि बिहार का निकाल रहे हैं। जनसंख्या घनत्व तो बराबर, जनसंख्या घनत्व बराबर हो गया जनसंख्या, मान लो बिहार का जनसंख्या जो है 10 करोड़ है, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3, 4, 5। मान लिया 1 ही करोड़ है बिहार की जनसंख्या, ठीक है। अब 1 करोड़ में जो है इसका क्षेत्रफल बहुत सीमित है। अब 1 करोड़ की जनसंख्या में मान लिया कि यहाँ का क्षेत्रफल जो है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसको हम लोग काटेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 6 इक्वल टू 10। 10 लोगों का जनसंख्या हो जाएगा, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तो बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो बिहार का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ जो निकाला वो बहुत कम निकला है। बिहार की जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब कि ये जनसंख्या घनत्व निकालने का एक तरीका है, फॉर्मूला है, सूत्र है। किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, तुम अपने मोहल्ले का भी जनसंख्या घनत्व इस तरह से निकाल सकते हो। पहले हम लोग जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या लिखेंगे, उसके नीचे वहाँ का क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना स्क्वायर किलोमीटर में वो क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। 12th के बच्चे यहाँ पे सतर्क हो जाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ से एक सवाल तो दीर्घ उत्तरीय तो बनता ही बनता है, ठीक है। क्या है सवाल? विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या करें। विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। ये सवाल तो पक्का आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 90% उम्मीद है कि ये सवाल दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है। अगर जो इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय उठाया गया तो ये सवाल पहले उठाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
इसको आप लोग ये लाइन जो खींचा हुआ है डॉट डॉट, इसके ऊपर का देखोगे, नीचे वाले को नहीं देखना, ठीक है। ऊपर वाले में देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। 3 कारक हो गए, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक। देखो बड़ा मजा आएगा। भौगोलिक कारक जो है उसको फिर हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में अब हम लोग देखते हैं। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, ठीक है। दूसरा है भू आकृति, वहां का भू आकृति कैसा, मैदानी है, पहाड़ी है, पठारी है। तीसरा है जलवायु, ठंडा है, गर्म है या ठंडा गर्म दोनों है। चौथा है मृदा, मृदा कैसा, उपजाऊ है, कृषि के लिए उपजाऊ है या नहीं है, पथरीला है। तो ये चारों पॉइंट भौगोलिक कारक में आते हैं। पांचवा जो है आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, नेक्स्ट जो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को हम लोग फिर से 3 भागों में विभाजित किए हैं। आर्थिक मीन्स पैसा, पैसा के लिए तो हम लोग जिधर पैसा रहा तो उधर दौड़ जाते हैं, ठीक है। तो खनिज पदार्थों की उपलब्धता, किसी क्षेत्र में अगर जो खनिज निकाला जा रहा है तो हम लोग वहां जाते हैं क्योंकि वहां रोजगार है, वहां हम लोगों के लिए रोजगार है, वहां हम लोग पैसा उपार्जन कर सकते हैं। दूसरा है नगरीकरण, अगर जो प्रयास बहुत सारे देखते होंगे, गांव से लोग शहर में भाग जा रहे हैं, किस लिए, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, है ना। छोटे छोटे शहरों से भी बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। आर्थिक कारक में एक नेक्स्ट कारक ये है औद्योगिकीकरण। कहीं भी इंडस्ट्री रहता है तो वहां पे भी जनसंख्या का प्रवास हो जाता है, वहां पर जाके लोग रोजगार ढूंढते हैं और कमाने लगते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक यही है, ठीक है। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। और देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। अच्छा, कारक हम बोल रहे हैं, तुम लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा। कारक मीन समझो कारण, किस कारण से जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है, ठीक है। कारक नहीं समझो, कारण, ठीक है। वो कारण कौन सा है, तो भौगोलिक कारण, ठीक है। कारक, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारण। क्या कारण है, पहला कारण है जल की उपलब्धता, ठीक है। जहां पे सबसे पहले देखते होगे प्राचीन काल से, इतिहास वगैरह भी तुम लोग पढ़े होगे, तो इतिहास में क्या देखे कि प्राचीन काल के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग नदी के किनारे जाके बसे। क्यों, क्योंकि वहां नदी से पानी मिल रहा था उन लोगों को, सिंधु घाटी से, सिंधु नदी से पानी निकला, पानी मिला। पानी से क्या हुआ, खेती के लिए हम लोग को पानी मिला, वो उपज बढ़ गया, पानी शुद्ध था, वो पीने के लायक हुआ, वो पानी से हम लोग स्नान भी उन लोग किए, ठीक है। अब धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, प्राचीन से अब आधुनिक युग में हम लोग देखते हैं, तो आधुनिक युग में भी सभ्यता जो है विकसित कर गई है, ठीक है। अब आधुनिक युग का सभ्यता, आज भी हम मनुष्य क्या चाहते हैं, जहां शुद्ध पानी रहेगा वहीं निवास करेंगे, ठीक है। हम लोग कहीं भी जमीन लेते हैं मकान बनाने के लिए तो पहले पूछ लेते हैं पानी का व्यवस्था है वहां पे, वहां का पानी कैसा है, शुद्ध है, खारा है, पहले पूछते हैं। तो वही है, पानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पानी, ठीक है। दूसरा है भू आकृति, दूसरा कारक है जनसंख्या के प्रवास या बसने का भू आकृति, ठीक है। कौन सा कारक है, कौन सा कारण है, भू आकृति। मैदानी रहेगा तो हम लोग वहां जाके पहले बसेंगे, क्यों, क्योंकि उस मैदानी क्षेत्र में कृषि उपज ज्यादा होगी, उद्योग हम ज्यादा लगा पाएंगे, ठीक है ना, और घर भी अच्छा सा बनेगा। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जाके मैदानी क्षेत्रों में बसें। सड़कें वगैरह भी बनाने में वहां आसानी होती है पठारी पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा, गंगा का मैदानी क्षेत्र में यही कारण है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, जान रही हो ना, गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी, वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। जबकि हिमालय चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, वहां का जनसंख्या घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है भौगोलिक कारक जो है जलवायु। जलवायु मीन्स ठंडा, गर्म, रेगिस्तानी,
या तो ठंडे प्रदेश में हम लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, या फिर रेगिस्तानी प्रदेश में हम लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किस क्षेत्र में ज़्यादा पसंद करते रहना? हम लोगों को लगता है कि जहाँ न ठंडा हो न गर्म हो, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, भूमध्य रेखा के आसपास। ये देखो वर्ल्ड का मैप जो बना है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास लोगों का जमाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके आसपास तो ये अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या फिर एशिया का दक्षिणी एशिया पार्ट जो है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर निवास होता है लोगों का। उसके बाद चौथा जो कारक है वो है मृदा। ठीक है, मृदा जो है मिट्टी, अगर जो दोमट मिट्टी रहेगी तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है हमारे कृषि के लिए। तो लोग क्या करेंगे, जहाँ उपज ज़्यादा वहीं पर जाके बसेंगे, वही तो है। तो मृदा जो है बहुत बड़ा कारक है, फैक्टर है। एक यहाँ पे हमने आपके एनसीईआरटी बुक से ही ये डाटा चार्ट लिया है, तो इस चार्ट को आप देख लो कि इसमें दिखाया गया है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनका जो है जनसंख्या 2017 में कितना रहा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है, घनत्व क्या है, प्रति व्यक्ति घनत्व, उसका विश्व में कितना प्रतिशत वहां पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, एशिया की बात करेंगे, सबसे ऊपर एशिया है, इसका घनत्व 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया में, एशिया महाद्वीप में 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि आपको यहाँ का जनसंख्या पूरे विश्व का 60% जनसंख्या रहता है। ठीक है, 60% जनसंख्या रहता है। उसी तरह उसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका में 42 व्यक्ति है, 42 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यहाँ की जनसंख्या 16.6 है। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ 5 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, और 0.5 यानी कि आधा प्रतिशत यहाँ का पूरे विश्व का जनसंख्या है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा डाटा आप नहीं लिख पाओगे एग्जाम में सिर्फ व्यक्ति प्रति व्यक्ति लिख देना, कितना स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं देश याद कर लेना। 336 है, 336 महाद्वीप है, किस महाद्वीप में कितना जनसंख्या घनत्व है वो याद कर लेना, और किस महाद्वीप में कितना जनसंख्या का प्रतिशत है वो याद करके आप एग्जाम में डाटा दे देना। एक चीज़ बता दें बच्चों, ज्योग्राफी जो है सिर्फ लिखना नहीं है, ज्योग्राफी में आपको मानचित्र, डायग्राम और डाटा, 3 चीज देना जरूरी होता है। अगर जो ये 3 चीजों से ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिखते हो, मिलाकर 3 चीजों को, तो आपका ज्योग्राफी में अच्छे से अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, भौगोलिक कारक के बाद जो है आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक। अभी हम लोग देखें कि कैसे जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाने में भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आर्थिक कारक के विषय में पढ़ते हैं। आर्थिक मीन्स पैसा। अभी हम ही जमीन पे 100 रुपया गिर जाए, ठीक है, वहाँ पर गिरा हुआ मिले, तो सारे बच्चों का, मेरा भी, उनका भी, सब लोगों का ध्यान चला जाएगा कि 100 रुपया गिरा हुआ है, लेकिन कोई उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि क्लास चल रहा है, सर क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सारे लोगों के मन में ये लालच नहीं आया कि 100 रुपया हम उठा लेंगे, लेकिन कुछ शरारती बच्चों के दिमाग में, या हो सकता है मेरे दिमाग में भी आ जाए कि वो 100 रुपया हम उठा लेंगे। तो हम तो क्लास ले रहे हैं, कैसे उठाएंगे? कुछ बच्चे जो ज़्यादा तेज रहेंगे, शरारती रहेंगे, वो कहेंगे सर पानी पीने जाए, तो बच्चे अब क्या कहेंगे? जाओ। बच्चे जो धीरे से निकलेंगे और रुपया जहाँ गिरा वहाँ ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे करेंगे, जूता उसका रुपया ऐसे उठाएंगे, चलते हुए नहीं। और जो 4 को देख रहा है, कह रहे वो तो तेज निकला, वो तो लेके निकल गया, तो अच्छा बाहर निपट लेंगे, वो 100 रुपया कहाँ जाएगा? चाट फूच का खर्चे होगा। तो वही चीज़ है आर्थिक, जहाँ पे जनसंख्या जो है भारत की, विश्व की जनसंख्या जहाँ देखता है कि वहाँ पे पैसे कमाने का एक, रोजगार का एक साधन है, तो वहाँ अट्रैक्ट होते हैं लोग। ठीक है, वो आर्थिक कारक क्या है? वो आर्थिक कारक है आपका खनिज, नगरीकरण, वो औद्योगिकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ठीक है। तो खनिज क्या है? खनिज, किसी क्षेत्र में जो खनिज उत्पादन हो रही है, तो खनिज उत्पादन क्षेत्र में क्या है? वहां पे लोग, रोजगार ज्यादा प्राप्त होते लोगों को, जो वहां जाएंगे, कुशल श्रमिक हो या गैर कुशल श्रमिक हो, सब के सब वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर चलो कुछ ना कुछ तो रोजगार मिल ही जाएगा खनिज क्षेत्रों में।
वो जैसे खनिज क्षेत्र हो गया, कोयला खनिज क्षेत्र हो गया, लौह खनिज क्षेत्र हो गया, कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ मजदूरी तो मिल जाएगा। शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इंजीनियर वगैरह का या मैनेजर वगैरह का पोस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पर चले जाएंगे लोग, ठीक है ना। उसके बाद कहता है, दूसरा कहता है नगरीकरण। आज के डेट में क्या है, बहुत लोग जो है गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा है और सबसे बड़ी सुविधा है कि रोजगार मिल जाता है, कुछ न कुछ रोजगार मिल ही जाता है, ठीक है। वो अनपढ़ लोग हैं तो रिक्शा चला लेंगे, ठेला चला लेंगे, कुछ ज़्यादा समझदार हैं तो होटल खोल लेंगे, उससे ज़्यादा समझदार है तो इंजीनियर और किसी तरह का मैनेजर वगैरह का पोस्ट ले लेंगे किसी कंपनी में, तो वो कुछ ना कुछ रोजगार नगरों में मिल जाता है। नेक्स्ट जो कारण है, चलो नेक्स्ट जो कारण है औद्योगिक, नेक्स्ट जो कारण है वो है औद्योगिकरण, ठीक है, ठीक है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में जो है इंडस्ट्री कहीं भी है, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री भारत में भी हैं, टाटा स्टील प्लांट, टिस्को वगैरह, टेल्को वगैरह। जमशेदपुर लोग, पहले बहुत लोग जमशेदपुर जाके बसे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको रोजगार मिल रहा था आसानी से, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी लोग बहुत ज़्यादा रोजगार के लिए जाते हैं। उसके बाद जो है सामाजिक संस्कृति, कुछ लोगों को जो है समाज से कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि समाज में क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्राइम है, हम नहीं रह पाएंगे। और ख़ासकर जैसे जैसे उम्र होता है ना लोगों का, उनको लगता है कि यहाँ शांति वातावरण नहीं है, सब कुछ तो क्राइम है, कुछ तो भगदड़ है, जीवन में बहुत ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, तो रहने में वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं किसी भी सांस्कृतिक प्लेस में। वो चले गए हरिद्वार में, जाके वहाँ पर बस गए, क्योंकि वहाँ उनको शांति लग रही है, वहाँ कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। हरिद्वार तो एक एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल है जहाँ पर लोग जाके बस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आर्थिक कारक हैं जो कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो वो प्रश्न था बच्चों आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व में बहुत तेजी से हो रही है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि प्रत्येक 12 वर्षों में पूरे विश्व में 1 अरब जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी 100 करोड़ जनसंख्या 12 वर्षों में बढ़ जा रही है, ठीक है। और ये आपके घर में नहीं, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा समस्या खड़ा की हुई है। तो इससे लोग, वैज्ञानिक लोग इसके सॉल्यूशन में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ समाधान निकल जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ देख लो, ये ग्राफ जो है 1300 ईस्वी में, यहाँ पर समय नीचे दिया गया है, ठीक है, ऊपर में जो है जनसंख्या का दिया गया है कि कितने अरब जनसंख्या, 1 2 3, ये सब जनसंख्या आपको अरब में है, ठीक है, 7 अरब तक। 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, जनसंख्या देखो बिल्कुल पैरेलल सीधा चल रही है, यहाँ जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। 1800 1900 ईस्वी आते आते ये जनसंख्या देखो कितनी तेजी से बढ़ा, और ये 2000 में तो बिल्कुल एकदम जनसंख्या खड़ा हो गया है, 7 अरब के आसपास ये जनसंख्या आ गया है। आज वर्तमान समय में मैं बताऊं आप लोगों को, 2018 का एक डाटा आया है, 2018 में जनसंख्या 7.5 अरब से भी ज़्यादा है, 7.65 अरब पहुंच गया है, ठीक है। यानी कि अगला जनगणना अगर जो हो गया तो हम समझते हैं पूरी विश्व की जनसंख्या 8 अरब तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात कर लें, जनसंख्या परिवर्तन क्यों हो रहा है, इतना तेजी से जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने का कारण ना होगा, तो उसका कारण 3 है। पहला है जन्म दर, जितना तेजी से जन्म होगा बच्चों का उतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा है मृत्यु दर, अगर जो मृत्यु दर अधिक होगा तो जनसंख्या नहीं तेजी से बढ़ेगा, मृत्यु दर कम हो गया, जन्म दर ज़्यादा है तो जनसंख्या फिर बढ़ने लगेगा। तीसरा है प्रवास, अगर जो
छोटे गांव से, छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाके, तो वहाँ का जनसंख्या क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विस्फोटक अवस्था में आ गया है। तो इन तीनों घटक को पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या वृद्धि में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक में जन्म दर। ये जो भी प्रश्न है, जो भी ये पॉइंट है आपके एग्जाम से संबंधित है, ये सभी लघु उत्तरीय में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जन्म दर नापने का बहुत सारा टेक्निक है, उसमें सबसे बेहतर टेक्निक है अशोधित जन्म दर, ठीक है। अशोधित जन्म दर में क्या होता है, किसी वर्ष में जन्मे बच्चों की कुल संख्या, ठीक है, जीवित बच्चों की, मृत बच्चों की नहीं, जीवित बच्चे किसी वर्ष में, मान लो 2020-2021 में जन्मे हुए कुल बच्चों की संख्या 100 है, उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद किसी उस क्षेत्र का कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र का जनसंख्या मान लो 1 लाख है, वो गुने 1000 कर देंगे, तो वो तुम्हारा निकल जाएगा जन्म दर, ठीक है। उसी तरह मृत्यु दर है, उस क्षेत्र का मृत्यु दर निकालने के लिए सबसे बेहतर टेक्निक है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर में किसी वर्ष में कुल मृतकों की संख्या, ठीक है, देख लो यहाँ पे, अशोधित मृत्यु दर में जो है किसी वर्ष कुल मृतकों की संख्या, मान लो 2021 में बिहार में 1 लाख लोगों की मौत हो गई, 1 लाख पूरे बिहार में 1 लाख लोगों की मौत हो गई 2021 में, ठीक है। और 21 में बिहार की जनसंख्या थी 10 करोड़, 2021 के मध्य में, ठीक है, मध्य में 10 करोड़, सैकड़ा, और उसके बाद गुना कर देंगे 1000, जगह यहाँ पे कम है, एक 1000। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 3 5 3 5 1 2 3, तो ये रिजल्ट आ रहा है 1, यानी कि मृत्यु दर 1 है, ठीक है। मृत्यु दर क्या हो गई, 1 आ गया, यानी कि उस वर्ष जो मृत्यु दर रहा 1 था, ठीक है। तो मृत्यु दर इस तरह निकालते हैं। इसी तरह जन्म दर में भी हम लोग निकालेंगे इस तरह, कुल जन्म दर, कितने बच्चे जन्म लिए और उस वर्ष का कितना मध्य में जनसंख्या रहा उस देश क्षेत्र का, गुने 1000। पूरे ये जो हमने ग्राफ दिया है यहाँ पर एक ग्राफ हम दिए हैं, इस ग्राफ में दिखाए हैं कि पूरे विश्व का जन्म दर घट रहा है, ठीक है, पूरे विश्व का जन्म दर घट रहा है। 1950 में जन्म दर 4.5 से भी ज्यादा था, ठीक है, 4.5 के करीब 5.75 के आसपास था, ठीक है। उसके बाद ये जन्म दर घटते घटते 2017 में ये आ गया है आपको करीब 2.5 और 3 के बीच में, 2017 में 2017 में ये आ गया है आपको 2.75 के आसपास, जन्म दर घटा है, ठीक है, जन्म दर घटा है। और जनसंख्या वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसी के आधार पर निकाल लेते हैं कि आने वाले भविष्य में जन्म दर घटेगा कि बढ़ेगा। तो उसके अनुसार पता चलता है कि 2100 ईस्वी में जन्म दर घटकर 1.5 के आसपास 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनसंख्या। तीसरा पॉइंट है इसमें, जन्म दर मृत्यु दर देख लिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा ये है प्रवास है, इससे आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, इस पर विशेष ध्यान दिए। प्रवास मीन्स एक मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। मान लो कि लोग गया से उठकर दिल्ली जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं,
है ना, या फिर छोटे गांव से उठ के गया में आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रवास। वो यहाँ से दूसरे स्थान से स्थानांतरित होके आ गए। तो प्रवास का जो है, जहां से लोग प्रवास किए उसको कहते हैं उद्गम स्थान। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जहां से लोग प्रवास करके आए, उद्गम स्थान, ओरिजिन प्लेस, ठीक है। और उसके जहां पर प्रवास कर गए हैं वहां पे हो गया वो गंतव्य स्थान हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे गया से उठे तो वो हो गया ओरिजिन, वहां से हो गया उद्गम स्थान हो गया, गया से दिल्ली पहुंच गए तो वो हो गया गंतव्य स्थान हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जो प्रवास होता है वो अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है। अस्थाई क्यों होगा, मान लो कि उस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आ रहा है, उस क्षेत्र में महामारी आ जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, वहां से अस्थाई रूप से, या रोजगार नहीं है, कृषि में उनको ऊपर उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो वो स्थान से उठ के दूसरे स्थान चले जाएंगे। हो सकता है वो अस्थाई हो जाएगा। या कुछ लोग जो है अपने गांव से जाते हैं, दिल्ली कमाते हैं 6 महीना साल भर, और मुंबई कमाते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं, तो क्या हो गया, अस्थाई प्रवास हो गया। तो प्रवास कितने प्रकार के हो सकते हैं, गांव से गांव में हो सकता है, गांव से नगर में हो सकता है, नगर से नगर में हो सकता है। उसके बाद जो है एक शब्द, 2 शब्द और आ रहा है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है, इससे सवाल आते हैं अक्सर। आप्रवास में जो होता है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करा चल हो गया, वहां जाके बस गया। लेकिन उत्प्रवास में होता है कि व्यक्ति परमानेंट जाके अपने स्थान को, निवास स्थान को बदल के परमानेंट दूसरे स्थान पे जाके बस गया, ठीक है, उसको उत्प्रवास कहते हैं। उसके बाद जो है जनसंख्या को, जनसंख्या के प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, 2 प्रमुख कारक हैं, एक है प्रतिकर्ष, एक है अपकर्ष। प्रतिकर्ष में क्या होता है, प्रतिकर्ष को हम लोग पुल फैक्टर कहते हैं। देखते हो ना, गेट वगैरह में कहीं जाते हो तो लिखा रहता है पुल, पुश लिखा हुआ था ना, पुश या पुल। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना, तो वही चीज है यहाँ पे, पुल फैक्टर होता है प्रतिकर्ष में। प्रतिकर्ष में जो है पुश फैक्टर काम करेगा। पुश मीन्स उसे धक्का दे देगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी वहां से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ गरीबी है, वहाँ पे उसे उसके खाने की वो लाले पड़े हुए रहते हैं, उसके पास इतना वो खेत नहीं है कि उपज करके वो खा ले, अपने परिवार को पालन पोषण कर ले। तो इस सब कारण से, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन होने के कारण भी, ठीक है ना, तो ये सभी कारणों से जो है वहाँ पे प्रतिकर्ष कारक काम करता है, वो लोग उठ के वहाँ से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, ठीक है। अगला जो है अपकर्ष, किसी चीज को खींच लेना। दिल्ली मुंबई हम लोगों को क्या करे, खींच रही है। कोई भी नगरीय क्षेत्र हम लोगों को खींच रहा है, औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों को खींच रहा है कि यहाँ आओ पैसा है, आओ हम लोग यहाँ पैसा कमाएंगे, तो हम लोग उठ के वहां चले जा रहे हैं, ठीक है। या वातावरण अनुकूल रहता है हमारे अनुकूल, ठीक है, हमारा शरीर जो है ठंडा बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो हम गर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, हमारा शरीर गर्म बर्दाश्त नहीं कर रहा था, हम वहां उठ के चले जाएंगे, ठीक है। आओ ये देखो, एक पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, ठीक है, टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें देखो बच्चों, इस ग्राफ में दिखाया गया कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ा है, कितनी तेजी से बढ़ा है। 1 अरब जनसंख्या 1830 ईस्वी में थी, पूरे विश्व की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। 1830 ईस्वी में 1 अरब जनसंख्या थी और 1930 ईस्वी में 2 अरब हो गई, मतलब कि 100 सालों में 1 अरब जनसंख्या बढ़ी, है ना। उसके बाद 1960 ईस्वी में 3 अरब हो गई, यानी 30 सालों में बढ़ गया। उसके बाद देखो जनसंख्या और तेजी से बढ़ा, 1960 के बाद 1975 में ये मात्र 15 सालों में 1 अरब और बढ़ गया, यानी 4 अरब हो गया। उसके बाद 1975 के बाद प्रत्येक 12 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या विश्व का बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
एक प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ये भी वो उसी कैटेगरी का प्रश्न है कि अगर जो इस चैप्टर से कोई दीर्घोत्तरीय प्रश्न उठाएगा बोर्ड, तो ये इसको भी पहले निगाह में रखेगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है जननांकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए या जननांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करें या जननांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जननांकी संक्रमण सिद्धांत होता क्या है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत में जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, ये सब जब जननांकी संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जननांकी संक्रमण सिद्धांत देखो इस तरह, ये जो देख रहे हो डायग्राम, ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही जननांकी संक्रमण सिद्धांत को मेन बताता है। इसमें क्या है, पहले के लोग ग्रामीण, खेतिहर या अशिक्षित हुआ करते थे। ग्रामीण, खेतिहर या अशिक्षित, उनमें क्या था, जन्म दर बहुत ज्यादा हाई था, उच्च था। ठीक है, उसके बाद जननांकी संक्रमण सिद्धांत ने काम किया। जननांकी संक्रमण सिद्धांत में क्या होता है, इन तत्वों में, इन जो है जन्म दर, मृत्यु दर, इनमें जो है बदलाव होता है, वो बदल जाते हैं समय के साथ साथ। तो वो बदल के क्या हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और साक्षरता, जो अशिक्षित लोग थे उसका स्थान साक्षरता ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था, जन्म भी बहुत ज्यादा हो रहा था, लोगों की मौत भी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो वहां पर कंट्रोल हुआ। तो जन्म दर जो है निम्न जन्म दर हो गया और निम्न मृत्यु दर हो गया। लोग समझदार हो गए, शिक्षित हो गए, और स्वच्छता और क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी, ये सब जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है बढ़ गई, जिसके कारण जो है जन्म दर कम हो गया और उसके साथ मृत्यु दर कम हो गया। तो क्या हुआ, जननांकी संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया। ये जितने भी प्रश्न हैं दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, सब जो है आपको यूट्यूब गया गाइडेंस चैनल के यूट्यूब में आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रश्न का ये भाग है कि यहाँ पे भी आपके ये एनसीईआरटी बुक से डायग्राम लिया गया है। ये सब डायग्राम आप प्रयास करोगे बनाएं, ठीक है, अपने एग्जाम में बना दें। तो किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या जो है, वैज्ञानिकों ने, जो जनसंख्याविद थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस फैक्टर को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इस अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया। जननांकी संक्रमण सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया, अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। हालांकि यहाँ पे विवाद है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं 4 भागों में है, 4 अवस्थाओं में है जननांकी संक्रमण सिद्धांत, कोई कहते हैं 5 भागों में है, लेकिन आप लोगों को 3 भाग में ही पढ़ना है, 3 अवस्था में ही पढ़ना है। ठीक है, पहले अवस्था में क्या था कि पहली अवस्था में आज से 200 साल पहले जो थे ना, पूरे विश्व का अधिकांश देश वो ग्रामीण था, वो अशिक्षित था। ठीक है, जन्म दर वहाँ उच्च थी, तो वहाँ उस समय तो जनसंख्या जो था वो बिल्कुल पैरेलल था, मृत्यु दर उच्च था, जन्म दर उच्च था, तो जनसंख्या पैरेलल था। उसके बाद जो है सेकेंड अवस्था में, द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में शिक्षा बढ़ गई, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ गई, तो जन्म दर शिक्षित होने के कारण कमने लगा, स्वास्थ्य बढ़ने के कारण शिक्षा दर बढ़ने लगा। उसी तरह जो है धीरे धीरे बढ़कर ये आज के समय में निम्न स्तर पे आ गए, जन्म दर निम्न हो गया, उच्च और जो है मृत्यु दर निम्न हो गया, जिसके कारण जो है अब जो है जनसंख्या कहीं कहीं किसी देश में वायलेंस हो गई है, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा वगैरह में। ठीक है, ये प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था वो लिख देना आप लोग। प्रश्न के आखिरी में बच्चों ध्यान दो, निष्कर्ष जरूर लिखना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में निष्कर्ष जरूर लिखना। निष्कर्ष कुछ इस तरह होना चाहिए कि लगे कि हाँ, जो शुरुआत किए थे प्रश्न का वो मजबूत था, मध्य भी मजबूत था और अंत तो और बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे इस प्रश्न का निष्कर्ष लिखे हमने, वर्तमान समय में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या विश्व के विकासशील राष्ट्रों की एक प्रमुख समस्या है। इस सिद्धांत का लाभ उठाते हुए विकासशील राष्ट्र अपने जनसंख्या पर नियंत्रण लगा सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण
उद्देश्य होता है कि किसी देश के जनसंख्या एवं संसाधन के मध्य संतुलन कायम हो सके। तो निष्कर्ष कुछ ऐसे रहना चाहिए वजनदार, आप इससे भी बेहतर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कृषि घनत्व क्या है, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, ये प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न में। तो कृषि घनत्व के विषय में हम लोग लिख देंगे, उसके विषय में फॉर्मूला एक सूत्र है वो लिख देंगे। कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलग्न जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है। जितना जनसंख्या कृषि में संलग्न है और जितना कृषि क्षेत्र में कृषि किया जाता है उसको हम लोग लिख देंगे, वो हो जाएगा कृषि घनत्व जनसंख्या। दूसरा प्रश्न आता है जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखें। तो जनसंख्या परिवर्तन का दो मुख्य घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है। प्रवास भी है लेकिन मुख्य घटक हम लोग जन्म दर और मृत्यु दर को मानते हैं। उसके बाद एक सवाल आता है कि जन्म दर मृत्यु दर के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। जन्म दर किसे कहते हैं हमने बताया आपको, मृत्यु दर किसे कहते हैं हमने बताया। तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रश्न को हम लोग सॉल्व भी कर दिया, तो इस तरह आप लिख दोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने गृह कार्य दिया है आप लोगों को, उन सवालों के अतिरिक्त ये सवाल आप सॉल्व कर लोगे। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 12th के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ है, जो कि इसे तो आप बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर अभी हम जानबूझकर नहीं दिए हैं, इसका आंसर कुछ दिनों के बाद हम गया गाइडेंस चैनल के यूट्यूब में हम डाल देंगे, ठीक है। और कहीं भी कोई सवाल हो, जहां पर अगर जो कोई पॉइंट मेरा छूट गया हो इस विषय, इस सब चैप्टर से संबंधित, तो कोई सवाल आपके मन में आता है तो गया गाइडेंस चैनल के यूट्यूब पे आप प्रश्न करो, ठीक है। अगले क्लास में हम जरूर मिलेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।